हेलो शैम्स, आई होप आपके सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आपको पता ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर योर सीयूईटी सिलेबस इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड along with elasticity of demand. So this video is going to serve as a quick revision of all the concepts of microeconomics. ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। The first question, what to produce is concerned with. जैसे आपको पता है there are three central problems of an economy: what to produce, how to produce, for whom to produce. उसमें what to produce में हम देखते हैं कि हम कौन से goods बनाएं, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो वी हैव टू चूज। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है प्रोड्यूसिंग आइदर एसेंशियल और लग्जरी गुड्स। ऑल्सो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये भी आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना क्वांटिटी बनाए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, याद रखना ये आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस। तो ये कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है? दिस इज ऑल्सो व्हाट टू प्रोड्यूस, लाइक आई सेड। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीयूईटी, तो इसे आप करके जाएंगे। देन गुड ए अगर नॉर्मल गुड है तो क्या होगा? जैसे आपको पता है नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, इफ योर इनकम इंक्रीजेस तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी आप इंक्रीज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक इंफीरियर गुड जो होता है उसमें अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड आप कम करते हैं। यही बेसिक सा डिफरेंस है। So the answer here is when income of the consumer increases, its demand increases. Simple? Okay then. The demand for item Y falls due to the increase in price of item X. So X और Y जो items हैं वो आपस में कैसे related है? तो देखो, अगर X का प्राइस बढ़ता है और वो कह रहे हैं कि इससे Y की डिमांड कम हो जाती है, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं these goods are complementary goods which are demanded together. Imagine Y अगर कार है, कार्स की डिमांड कम होती है अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, तो ये गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं विच आर डिमांडेड टुगेदर, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं, राइट? सो दैट इज द आंसर। मूविंग ऑन, इन केस द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, द एमआरएस के साथ क्या होता है? देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द स्लोप ऑफ आईसी, और नॉर्मली ये एमआरएस डिमिनिशिंग होता है, क्योंकि अगर आपको एक गुड ज्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे इन ऑर्डर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ बनानास यू माइट हैव टू सेक्रीफाइस मैंगोज, and for every additional unit of banana you will be willing to sacrifice less and less of mangoes. तो ये होता है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, यानी जो दोनों गुड्स हैं वो आपके लिए सब्स्टिट्यूट्स है, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आपको चलेगा उसमें से। सो इस केस में for every additional unit of one good you will be willing to sacrifice the same amount of the other good, क्योंकि goods perfect substitutes है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस केस में एमआरएस जो है वो सेम रहता है। एंड ऑल्सो सोच कर जाओ कि फिर एमआरएस अगर सेम रहता है तो आईसी कैसा होगा? इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। देन द डिमांड कर्व फॉर द गिवन आइटम शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। पहले तो आपको पता है कि डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होता है? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड कब होता है? ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस एडवर्स हो गई तो हाँ, हमारे गुड की डिमांड कम हो सकती है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया तो हमारे गुड की डिमांड तो बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। अगर सप्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है, वो महंगे हो जाते हैं, तो हमारे गुड की डिमांड भी कम होगी, बिकॉज दीज गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर। तो यस, इससे भी डिमांड कम होगी। देन अगर ये गुड नॉर्मल गुड है और इंक्रीज हो जाती है इनकम, तो डिमांड कम तो नहीं होगी ना, डिमांड तो बढ़ेगी। तो इसमें से किस केस में डिमांड कम होगी? दैट इज ए एंड सी। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which of the following will cause a rightward shift of the demand curve? rightward shift यानी increase in demand। डिमांड कब इंक्रीज होगी? फेवरेबल चेंज होता है अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, यस, इससे डिमांड बढ़ जाएगी गुड की। कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है अगर आप बात कर रहे हो इंफीरियर गुड की। अगर ये गुड इंफीरियर है
और इनकम कम हो जाती है, तो यस डिमांड बढ़ेगी इस केस में भी। देन सब्स्टिट्यूट गुड महंगे हो जाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो आपके गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग फिर आपका गुड प्रेफर करेंगे। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर महंगे हो जाते हैं तो हमारे गुड की डिमांड कम हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है और हम बात करें नॉर्मल गुड की बात करें और इनकम कम हो रही है तो डिमांड तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी कब? ए बी सी में, यानी दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। द प्राइस एंड क्वांटिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड आर गिवन एज 10 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। तो देखो प्राइस है 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 50। इफ द प्राइस इज चेंज्ड टू 6, इसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो बढ़कर हो गई 65। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि जब प्राइस से हम देख रहे होते हैं, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के रेफरेंस से हम देख रहे होते हैं डिमांड, तो दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हियर विल से इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर ओन प्राइस नहीं है, अदर फैक्टर्स हैं अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, राइट? ओके, चलो आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड where demand decreases by 20% and price increases by 10%. Simply इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पर आंसर हो गया 2। सिंपल है। देन विच अमंग द फॉलोइंग विल कॉज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व? अपवर्ड मूवमेंट कैसी होती है अलोंग द डिमांड कर्व? यहां पर जैसे क्वांटिटी है and here we have the price. अपवर्ड मूवमेंट में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ गया है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट। दिस इज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गया है और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्यों होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट? अपवर्ड मूवमेंट। तो एक होता है मूवमेंट्स अलोंग द डिमांड कर्व, एक होता है शिफ्ट्स ऑफ द डिमांड कर्व। दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाएंगे। देन इफ अ पर्सन डिराइव्स 28 यूटिल्स ऑफ टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 4 मैंगोज, तो 4 मैंगोज कंज्यूम करने से आपकी जो टोटल यूटिलिटी है दैट इज 28, और 5 मैंगोज कंज्यूम करने से आपकी टोटल यूटिलिटी है 30। तो एडिशनल यूटिलिटी कितनी है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ द 5th मैंगो? दिस इज वेरी वेरी सिंपल, 2 यूटिल्स। ओके जी। देन प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी जब, जैसे आपको फॉर्मूला पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो मोर देन 1 आंसर आएगा। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, देन हियर ए बी सी 3 कमोडिटीज हैं। ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं यानी दे आर डिमांडेड टुगेदर, और ए और सी सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो क्या होगा अगर ए का प्राइस बढ़ेगा? पहले तो अगर ए का प्राइस बढ़ रहा है तो ए की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? अगर ए महंगा हो रहा है तो बी की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि ए एंड बी आर डिमांडेड टुगेदर। तो ए की डिमांड भी कम होगी, बी की डिमांड भी कम होगी। बट अगर ए महंगा हो रहा है तो लोगों के लिए सी जो है वो चीपर ऑप्शन होगा। ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो सी की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी। सो द आंसर इज डिमांड फॉर कमोडिटीज ए एंड बी विल फॉल whereas डिमांड फॉर सी विल राइज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन the elasticity of demand on different points on a linear demand curve varies from, ये आप जियोमेट्रिक मेथड में पढ़ के जाते हैं, ईडी का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय upper segment. Here elasticity varies from 0 to infinity. Okay, then lack of resources का क्या मतलब होता है? सिंपल तो यही मतलब होता है ना कि डिमांड ज्यादा है रिसोर्सेज की कंपेयर टू सप्लाई। सो दिस इज वेरी इजी, द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। चलिए आगे देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कांस्टेंट होती है और इक्वल टू 1 होती है अगर डिमांड कर्व
किस तरह का होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व। आप पढ़ते हैं ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है कि इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स फॉर्म होते हैं उनका एरिया सेम होता है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसलिए ईडी 1 रहता है। और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर भी कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप वो भी पढ़ के जाएं कि डिमांड कर्व अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगी इलास्टिसिटी, डिमांड कर्व अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगी इलास्टिसिटी, ये सारे आप पढ़कर जाएंगे। Which of the following is not one of the assumptions of law of decreasing marginal utility? MUM remains constant, ये तो हम मानते हैं। प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स आर सेम, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे टू कमोडिटी केस में हम क्या बोलते हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो PX और PY जरूरी नहीं है कि सेम हो। कंज्यूमर रैशनल है, लॉजिकल है, यस ये तो हम मानते हैं। तो दिस इज नॉट द अजम्पशन कि प्राइसेस आर सेम। ओके, marginal utility when consumption of units increases as a consumer, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशन। तो कह रहे हैं कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी कब, बढ़ेगी तब जब आप अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज करोगे। सो दिस इज द आंसर। देन demand for Y falls due to increase in the price of X. This is a repeated question. ये वही है जैसे imagine Y cars की बात हो रही है, cars की डिमांड कम हो जाएगी अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो these are supplementary goods. ओके जी, आगे देखते हैं। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर अज्यूम टू बी, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, क्या आप बता सकते हो आंसर? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, जिसका मतलब होता है जैसे अगर एक रैशनल कंज्यूमर है और उसके आगे मैंने दो बंडल्स रखे हैं कि आपको गुड एक्स मिलेगा 10 यूनिट्स और गुड वाई मिलेगा लेट्स से 5 यूनिट्स, और एक और बंडल रखा है जहां पे गुड एक्स मिल रहा है 10 यूनिट्स सेम और गुड वाई मिल रहा है 6 यूनिट्स। तो कंज्यूमर क्या इन दोनों के बीच में इंडिफरेंट हो सकता है? द आंसर इज नो। एज पर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कंज्यूमर को हमेशा ज्यादा क्वांटिटी पसंद आती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को बंडल नंबर 1 इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना बंडल नंबर 2 लगेगा। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है, इन दो कॉम्बिनेशंस के बीच में वो इंडिफरेंट नहीं हो सकता है, और इसी की वजह से हमारा आईसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देन इनडिफरेंस कर्व की जो अप्रोच है वो कार्डिनल अप्रोच है या ऑर्डिनल अप्रोच है? ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल में तो वो यूटिल्स की बातें होती है, और ऑर्डिनल में रैंकिंग और प्रेफरेंसेस। तो इनडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। और एलन और हिक्स नाम के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ही कहा था कि हमें ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टडी करना चाहिए। देन द कॉज फॉर द डिमांड कर्व्स मूवमेंट, मैंने अभी आपको बताया था मूवमेंट का रीजन होता है चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और शिफ्ट का रीजन होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बट यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, तो चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन गुड, इसमें अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी हो सकती है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी हो सकती है। देन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड विद एन इंक्रीज इन इनकम, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल गुड के केस में तो अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, राइट? ओके जी। देन कंज्यूमर अगर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, MUY 20 है, MUX 60 है, प्राइस ऑफ Y 4 है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ गुड X अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? तो ये तो आप इक्वेशन पढ़ के जाएंगे ही ऑफ कोर्स टू कमोडिटी केस में। तो यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है, MUX is 60, we have to find the price of X, MUY is 20 and PY is 4। इसे सिंपली आप सॉल्व करेंगे, so the answer will be 12 rupees। ठीक है, बहुत सिंपल है। Then the term micro was first used by, the answer is Ragnar Frisch, he was a Norwegian economist। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वर्ड्स पहली बार यूज किए थे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको वो एलन और हिक्स भी बताया जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच को प्रमोट किया, राइट? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।